मैं संजीव और आज मैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिक्र करने वाला हूँ। दिल्ली सल्तनत जिसमें हमारे मोहम्मद गोरी आप लास्ट क्लास में देखे थे, भारत पे सबसे पहले अरब का आक्रमण होगा, मोहम्मद बिन कासिम आएंगे 712 में, फिर गजनबी आएगा, कुतुब मोहम्मद गोरी आएंगे और मोहम्मद गोरी के गुलाम है इल्तुतमिश। तो चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा ये कवर नहीं करेगा ज़्यादा टाइम आपका ये वीडियो। दिल्ली सल्तनत में जो वंश हुए पहले मैं एक बार उस पर नजर डालूं। दिल्ली सल्तनत के पहले वंश है हमारे गुलाम वंश, गुलाम वंश जो आएंगे हमारे 1206 और रहेंगे 1290 तक ईस्वी तक। दूसरे हमारे आएंगे खिलजी वंश और खिलजी आएंगे 1290 में और रहेंगे हमारे 1310 तक, सॉरी 1320 तक। इसके बाद आएगा हमारा तुगलक वंश और मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप अरेंज कीजिए इसको सीक्वेंस में। तो तुगलक वंश आएंगे 1320 में और ये रहेंगे 1414 तक। इसके बाद आएंगे हमारे सैयद वंश और सैयद वंश आएंगे 1414 और रहेंगे 1451 तक। और इसके बाद लास्ट होंगे हमारे लोधी वंश जिसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी पानीपत के युद्ध में मारा जाएगा बाबर के हाथों। ये आएंगे 1451 में और रहेंगे 1556 तक, ये चलेंगे 1526 तक। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन तो आता है, पहले मैं यहीं से 1-2-3 क्वेश्चन कवर करता हूं। सबसे पहला कि दिल्ली वंश का उस राजवंश का नाम बताइए जो सबसे छोटा, जिसका कार्यकाल सबसे छोटा था। तो ये हुआ खिलजी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं छोटा कार्यकाल, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो ये था तुगलक, सबसे लंबा कार्यकाल। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देख लेना। एग्जाम में ये भी आया हुआ कि आपको इसमें से कोई 4 उठा लेंगे और दे देंगे और बोलेंगे सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, या यहां से कोई डेट उठा लिया जाएगा और बोलेगा सीक्वेंस में अरेंज कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पहला शासक वंश पे चलता हूं जिसका नाम है गुलाम वंश, ठीक है। जानते हैं आप लोग सब कि गुलाम वंश के संस्थापक थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक साहब। तो ऐबक के बारे में आप देख लीजिए। ऐबक है कौन? तो मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, अगर लास्ट वीडियो आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। लास्ट वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गोरी, जिसको मोहम्मद गौरी भी कहते हैं, गोरी के गुलाम थे ये। जब गोरी गए थे गुलाम खरीदने के लिए तो ऑलरेडी वो 2 गुलाम खरीद चुके थे। ऐबक देखते हैं, मोहम्मद गोरी देखते हैं ऐबक एक छोटा सा बच्चा, मोटा ऐसा, काला ऐसा, भद्दा ऐसा बच्चा बैठा हुआ था। वो गोरी से बोलता है कि ये 2 गुलाम किसके लिए खरीदे? तो गोरी जवाब देता है कि ये मैं खरीदा हूं अपने लिए। तो ऐबक बोलता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे खरीद लो। और गोरी को ये पता नहीं था कि आने वाले समय में ये पूरे भारत पे राज्य करने वाला है। तो हम चलते हैं ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बैठे थे 1206 में और बड़े अभागा व्यक्ति थे बेचारे, मतलब घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। कैसा आदमी है जी, घोड़ा से गिर के मर जा रहा है। खैर जो भी हो, पोलो खेल रहे थे, चौगना खेल रहे थे, उसके समय में ये घोड़े से गिरकर मर गए। चलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला, गोरी के गुलाम थे ये, गोरी के गुलाम थे ये। दूसरा, राजधानी बनाएंगे ये किसको? लाहौर को बनाएंगे राजधानी, ये बात याद रखिएगा। तीसरा, गुलाम वंश के संस्थापक भी हैं, गुलाम वंश के संस्थापक। आगे देख लीजिए। चौथा, इनको लाख बख्श कहा जाता है। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। आज कोई 1 रुपया ना दे, 11 रुपया मांगते पूजा करने में, उसमें लड़ाई कर देते हैं लोग। 11 कैसे दे देंगे बताइए? लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, ठीक है। आगे, एक इनके कुतुबुद्दीन ऐबक के पास एक संत रहते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो बड़े मानते थे इनको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करते हैं, उनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाने लगते हैं, जिनका नाम है
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इनकी याद में ये कुतुब मीनार का निर्माण कराएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण। लेकिन समस्या बात यह है ना कि नींव तो डालते हैं बनवाने के लिए कुतुब मीनार का, लेकिन बेचारे मर जाते हैं टाइम से पहले। देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में 4 साल में ही मर गए, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इनकी मृत्यु अब देख लेते हैं। घोड़े के गिरने से, घोड़े गिरने से नहीं, घोड़े पर गिरने से, फिर से गलत बोल दिया ना, घोड़े पर से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण। आप ये भी लिख सकते हो चौगना खेलते समय या पोलो खेलते समय, और ये खेल आप देखे होंगे, पोलो या चौगान। ये पोलो खेल रहे थे, घोड़े पे चढ़ के एक हॉकी ऐसा स्टिक होता है जिससे बॉल को हिट किया जाता है। खेलते खेलते ये घोड़े से गिर गए, निकल गए बेचारे। और ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? तो लाहौर में हुई है। ये बात आप याद रखिएगा। ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा डाटा है। कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन आता है, कुतुब मीनार की स्थापना की नींव किसने डाली थी? ठीक है। कुतुबुद्दीन लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो क्वेश्चन ये आता है कि दिल्ली वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इसके बाद आएंगे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र बैठेंगे आराम शाह गद्दी पर। चूंकि ये आकस्मिक मृत्यु हुई है इनकी, अचानक मर गए बेचारे ये, तो पता ही नहीं चला कि गद्दी पर कौन बैठे। आराम शाह इनका पुत्र है जो नाबालिग है और अयोग्य शासक है जो गद्दी संभाल नहीं सकता। तो जब ये बात पता चलती है इनके दामाद जो इनके गुलाम भी थे इल्तुतमिश को, तो वो करते क्या है कि इनके पुत्र आराम शाह को मार देंगे और गद्दी हासिल कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। अब मैं चलता हूं इल्तुतमिश के बारे में। तो आप इल्तुतमिश को देख लो। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम भी है और दामाद भी है, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। पहली बात तो आप इतना सा यही याद रख लेना कि दिल्ली वंश के उस शासक का नाम बताइए जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था। तो चलते हैं, देख लीजिए आप, नाम है हमारा इल्तुतमिश, और ये गद्दी पर बैठेंगे साहब 1211 में और रहेंगे साहब 1236 ईस्वी तक। ढेर सारा काम करेंगे। गुलाम वंश के शासक में अगर कोई अच्छा शासक होगा तो इल्तुतमिश ही था। हाँ, बशर्ते ही आराम शाह को मार दिया, रीजन भी था, अगर नहीं मारते तो गुलाम वंश वही निपट जाता। और इसके बाद आएंगे बलबन। तो देखिए इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश है ऐबक का गुलाम, जिसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ये करेंगे क्या? पहली बात, कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करवाएंगे। ये बात अब याद रखिएगा, का निर्माण पूरा करवाएंगे ये। दूसरा बात ये क्या करेंगे, तो इनके समय में मंगोल आक्रमण होगा। मंगोल आक्रमण भारत पर होगा, मंगोल आक्रमण भारत पर। इन्होंने चांदी, जिसको कहा जाता था टका, कहीं कहीं टका भी लिखा जाता है, चांदी तथा तांबे, जिसे कहा जाता था जीतल, के सिक्के चलवाए थे। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्का भी चलवाया था। इन्हें गुंबद निर्माण यानी मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता। इन्हें मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अब बचा है इल्तुतमिश में ये क्या करेंगे, 40 गुट सरदार का निर्माण करेंगे। 40 तुर्क सरदार का गुट का निर्माण करेंगे। तुर्क सरदार, जिसको चिहलगानी कहते हैं। ये बातें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिहलगानी। अब
ये राजधानी बनाएंगे दिल्ली को। और यहां इंपॉर्टेंट बात ये है, राजधानी वाली बात, क्योंकि दिल्ली वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक जो होंगे गुलाम वंश की स्थापना करेंगे तो जरूर, लेकिन वो राजधानी लाहौर रखेंगे, ये राजधानी दिल्ली रखते हैं। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक में एक बात और लिख लीजिएगा, यहां पे मैं नोट में डाल दे रहा हूं। ऐबक करें किए क्या क्या थे, थोड़ा एक बार एक दो पॉइंट मेरे से छूट रहा है, मैं कवर कर दूं। आप लोग जानते होंगे 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक बनवाएंगे, और ये बनवाएंगे कहाँ? अजमेर में। बस ये बात याद रखना। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में तैयार हो गया था। ये 2.5 दिन का झोपड़ा एक्चुअल में इसके स्थान पे बिगरारा चतुर्थ एक संस्कृत मठ का निर्माण करते हैं, उसी मठ को तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाते हैं। तो ये सारा सिनेरियो मेरा है इल्तुतमिश के ऊपर। इल्तुतमिश से क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली वंश में सल्तनत में किसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी? पहला। दूसरा, चिहालगानी का गठन किसने किया था? ये तुर्क सरदार थे। इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि तुर्क सरदार लोग हमसे नाराज हो जाए और हमारे साम्राज्य में शासन करने में अड़चन पैदा करे, इसलिए इनको एक गुट बनाकर 40 सरदार को बैठा दिया गया, नाम का बैठा दिया गया, शो ऑफ करने के लिए। ये 40 सरदार जो निर्णय लेते थे इल्तुतमिश वही करता था। आगे, ये मंगोल आक्रमण के समय में हुआ था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाना। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूं मैं कि इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। यहां पे मैं मेंशन कर दे रहा हूं रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान बैठेगी 1236 में और ये 40 तक रहेगी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है, बस यही आप जानो। अल्तुनिया से विवाह कर लेगी, जब अल्तुनिया इसको पकड़ने के लिए जाएगा उसी से विवाह कर लेगी और शादी कर लेगी, लेकिन कुछ डाकू लोग इनको मार देंगे। ठीक है, इसको भी मार देंगे, अल्तुनिया को भी मार देंगे। तो रजिया सुल्तान से पूछा गया है कि दिल्ली की एकमात्र महिला शासिका का नाम बताइए। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। नेक्स्ट जो मेरा शासक है वो है नसरुद्दीन महमूद। लेकिन नसरुद्दीन महमूद के बारे में हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता नहीं है। नसरुद्दीन महमूद से अभी तक एक ही क्वेश्चन आया है कि ये बता दीजिए कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दिया था? तो वो थे हमारे नसरुद्दीन महमूद साहब। नसरुद्दीन महमूद साहब मात्र 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ गए थे और वास्तव में सारी शक्ति बलबन के हाथ में थी। बलबन एक वजीर था, 20 साल तक वो वजीर की हैसियत से शासन किया और 20 साल तक वो वास्तविक रूप पर गद्दी पर बैठा। तो मैं चलता हूं बलबन के ऊपर। बलबन गद्दी पर बैठेंगे हमारे लगभग 1266 और रहेंगे 1287 तक, कहीं कहीं पे 86 भी मिल जाएगा, 1286 तक रहेंगे। बलबन का आप काम देख लीजिए, बलबन किए क्या थे। तो सबसे पहला काम बलबन का था, गद्दी पर बैठने के साथ बलबन एक काम किया, वो था चिहलगानी को समाप्त कर देना। चिहलगानी जो गुट था उसको समाप्त कर देना। और चिहलगानी जो गुट था ना, 40 सरदार का गुट, उसी में से एक थे खुद बलबन। ठीक है, बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, जिल्ले इलाही, और इसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। ईश्वर की छाया। बलबन नवरोज और पैबोस नामक प्रथा चलाते हैं, ये ईरानी परंपरा है। पैबोस, पहले आप नवरोज देख लो। ये नवरोज तो त्यौहार था, तो आप नवरोज नहीं, एक नहरोज त्यौहार था। आप सिजदा और पैबोस चलाते। सिजदा मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिनंदन करना। भूमि पर लेटकर सरदार का अभिनंदन करना, यानी जब सरदार के सामने जाइए तो भूमि में लेट जाइए, शाश्वत दंडवत प्रणाम करना है सरदार को, यह सिजदा था। और एक था पैबोस। पैबोस मतलब होता है सरदार के पैरों को चूमना। अब बताइए कि आप गए बलबन के दरबार में और सबसे पहले ये दो काम करना पड़े,
तो ठीक है, आम नागरिक तो चलेगा, लेकिन जो राजा महाराजा होंगे अगर कभी वो चले जाएंगे तो ये सब करना पड़ेगा। तो जितना भी अहंकार है वो तो यहीं पे टूट जाएगा बलबन के सामने। बलबन एक ईरानी परंपरा त्यौहार चलवाते, इसका नाम होता है नवरोज। मैं उसी नवरोज का जिक्र कर रहा था, ठीक है। बस ये ईरानी त्यौहार था। और क्या करेंगे बलबन, देख लेते हैं। बलबन लौह और रक्त की नीति अपनाएंगे, लौह एवं रक्त की नीति। और ये लौह रक्त की नीति बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि बलबन अपने साम्राज्य में करप्शन को दूर करने के लिए नीति चलाए थे। ये ऐसी नीति थी कि अगर कोई भी व्यक्ति जितना चोरी करे या कुछ भी करे, उसके लिए उसके शरीर से मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाता था। ये इतने क्रूर थे। बलबन अपने आप को ईश्वर की छाया बोलते थे, और बलबन का कहना यह था कि जो सरदार होते हैं, राजा जो होते हैं, वो ईश्वर बनाते हैं और राजा को निरंकुश होना चाहिए, ये बलबन का कहना था, ठीक है। बलबन उपाधि धारण करेगा उलुग खां की, उलुग खां, और ये देगा कौन, महमूद, नसरुद्दीन महमूद उलुग खां की उपाधि देगा। आगे बलबन जिले इलाही की उपाधि धारण किया ही है, जिसे ईश्वर की छाया कहते हैं, ठीक है। बस इतने ही बात है जो बलबन से इंपॉर्टेंट है। इतने में ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। इसमें याद रखने वाली बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है चिहलगानी गुट को ये समाप्त करवा देंगे। बलबन से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, बलबन को उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद देगा ये, और लौह और रक्त की नीति कौन अपनाएंगे, बलबन। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस। और इसका लास्ट शासक होता है, गुलाम वंश का लास्ट शासक होता है हमारा मोहम्मद खुसरव शाह। ऐसे तो लोग कैमूर्स को कहते हैं, लेकिन मोहम्मद खुसरव शाह होता है। अब मोहम्मद खुसरव शाह भारत का एकमात्र, वो भारत का मुस्लिम शासक था, तुर्की नहीं था वो भारत का था, उसका जन्म भारत में हुआ था। भारत का मुस्लिम शासक जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, और खुसरव शाह की हत्या कर देंगे जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद हम देखेंगे खिलजी वंश, जो 1290 में आएगा और 1320 तक रहेगा। तो बस इतना ही तक था। अब मैं आपसे जाते जाते 2 क्वेश्चन करता जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की निर्माण की नींव किसने और किसकी याद में रखा था, और दूसरा चिहलगानी गुट को किसने समाप्त किया और किसने चिहलगानी गुट का निर्माण करवाया था, ठीक है। यहीं तक मेरा आज का वीडियो है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर देना आप आंसर, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं फिर कर मिलता हूं खिलजी वंश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।